नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो, एक नया भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ और आज मैं आपके सामने पार्ट नंबर 30 लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर का उत्सर्जन तंत्र अपने अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले अपने 29 भाग इसके पढ़ चुके हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो भाग भी इसके कुछ ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें अपने जो 29 पार्ट का अध्ययन किया है वो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट थे। उसमें से क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न आते हैं। आज अपने पार्ट नंबर 30 का अध्ययन करने जा रहे हैं, भाग नंबर 30। इससे पहले जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, पार्ट 29 में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, उत्सर्जन तंत्र में अपने वृक्क का अध्ययन किया था। जैसे ऊपर हेडिंग है, वृक्क का अध्ययन किया था पीछे वाले पार्ट में। यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। यह शरीर से 75-80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। इसके साथ साथ शरीर में स्रावित समस्त रसों का नियंत्रण करता है। यह आकृति सेम की आकृति की होती है। और इसकी आकृति कैसी होती है बच्चों? यह आकृति सेम की आकृति की, गहरे भूरे रंग की, उदरगुहा में पीठ की तरफ अमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में स्थित होते हैं। ये वृक्क की संरचना है। ये वृक्क की क्या है? संरचना। डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, इसका जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो मैंने आपको दिखा दिया था कि उसमें किस प्रकार से बायां वृक्क, दायां वृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय अवरोधनी और मूत्र मार्ग किस प्रकार से अपने, जैसे जहाँ से मूत्र बाहर निकलता है वो मूत्र मार्ग होता है और उसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का त्याग कर दिया जाता है। उसमें अपने यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के मार्ग से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बाहर निकलने अति आवश्यक होते हैं। और यदि ये ज़्यादा लंबे समय तक शरीर में रहते हैं तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो ये अपने अध्ययन किया था। फिर आगे वृक्क की मध्य सतह पर एक खाँच होती है। वृक्क की मध्य सतह पर एक खाँच होती है जो हाइलम कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइलम। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है। हाइलम क्या है? ठीक है, वृक्क की मध्य सतह पर एक खाँच होती है जो हाइलम कहलाती है। मूत्रनलिका, तंत्रिकाएं व रक्तवाहिनियां हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है और इसके भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। भीतरी भाग में कीप के आकार की क्या पाई जाती है? वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। और प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक वृक्क के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं। ये चीज़ भी ध्यान देना आप, यानी पार्ट इसके कितने होते हैं? प्रत्येक वृक्क के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है ना? फिर आगे देखो कौन कौन से, बाहरी वलकुट और भीतरी मध्यांश। बाहरी वलकुट होता है पहला भाग और अगला होता है भीतरी मध्यांश। और प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक वृक्क है वो कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। ये फिर यहाँ फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेफ्रॉन क्या चीज़ है, वृक्काणु क्या चीज़ है, डेफिनेशन। ठीक है, प्रत्येक नेफ्रॉन के बच्चों 2 भाग होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अब देखो आगे अपने अध्ययन करते हैं। आज जिस पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं वो पहला पार्ट है, ए नंबर पार्ट है अपना, उसका नाम है बोमेन संपुट। पहले भाग का क्या नाम है? बोमेन संपुट। ये पहला पार्ट है। तो देखो बोमेन संपुट क्या है। ये नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले, ये नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले कप के आकार का क्या होता है बताओ? कप के आकार का एक थैला होता है। कप के आकार का एक दोबारा लिख देता हूँ यहाँ काट करके, एक थैला होता है।
कप के आकार का एक क्या होता है, थैला होता है। ठीक है। और बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों का कोशिकाओं का एक गुच्छा भी पाया जाता है। ठीक है ना। बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों का कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस, इन गुच्छों को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इन गुच्छों को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ध्यान देना, इन गुच्छों को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है। तो अब देखो, आगे देखो, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसका एक सिरा बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है। वृक्क धमनी से जुड़ा रहता है। तथा दूसरा हिस्सा वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है, जो कि स्वच्छ रक्त को लाता है। स्वच्छ रक्त को लाता है। जो कि कैसे रक्त को लाता है, स्वच्छ रक्त को लाता है, ले जाने हेतु रक्त शिरा से जुड़ा रहता है। ठीक है ना। ये हो गया इसका पहला भाग। ठीक है ना। तो बोमेन संपुट में ये पहला पार्ट हो गया, किस प्रकार से
अध्ययन अपने किया, इसको ध्यान देना। इसमें ग्लोमेरुलस की एक डेफिनेशंस आई है। ग्लोमेरुलस ये यहाँ है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, परिभाषा ध्यान देना, ठीक है। और इसमें एक थैले की समान संरचना होती है, कप के आकार, और बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। शाखा अभिवाही यानी अलग अलग जो छोटी छोटी जैसे शाखाएं निकलती हैं, वो शाखाएं ले जाने वाली धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, और इन्हीं गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे पूछ लिया जाता है ग्लोमेरुलस क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन, इसको ध्यान देना, ठीक है। फिर आगे इसका एक सिरा बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, वृक्क धमनी से जुड़ा रहता है, तथा दूसरा हिस्सा वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है, जो कि स्वस्थ रक्त को लाने का क्या करता है बच्चों, काम करता है, ठीक है। अब अगला भाग देखो इसका, अगला पार्ट देखो इसका। अगला पार्ट है दूसरा बी नंबर पार्ट, दूसरा पार्ट है बी नंबर, वृक्क नलिका, वृक्क नलिका, ये दूसरा भाग है इसका, ठीक है ना, वृक्क नलिका। इसमें देखो वृक्क नलिका में क्या है, यह नलिका, यह एक प्रकार की नलिका है, यह नलिका है जो कि यह नलिका है जो कि बोमेन संपुट के निचले हिस्से से शुरू होती है, निचले हिस्से से शुरू होती है, और इसका दूसरा हिस्सा दूसरा हिस्सा यानी पहला हिस्सा तो ये हो गया, मतलब ये इसके निचले हिस्से से शुरू होती है, और इसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा रहता है, नलिका से जुड़ा रहता है। इसके प्रथम भाग को अब देखो, इसमें पहले तो ये ध्यान देना कि ये किस प्रकार से जुड़ी रहती है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से ये जुड़ा रहता है, उसके हिसाब से फिर इसमें ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है ना, कि संपुट के निचले हिस्से से शुरू होती है, और इसका दूसरा हिस्सा है वो मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा रहता है। दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा रहता है, मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा रहता है। तो इसके प्रथम भाग को क्या कहते हैं, समीपस्थ यानी नज़दीक वाली, समीपस्थ, बाकी चित्र में दिखा दूंगा मैं आपको, समीपस्थ क्या कहते हैं, कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका कहा जाता है। बीच के भाग में यह नलिका
यह नलिका, बीच के भाग में यह नलिका हेयर पिन बीच के भाग में यह नलिका हेयर पिन नुमा कुंडलित हैनले लूप का निर्माण करती है। कुंडलित हैनले लूप का, किसका? हैनले लूप का निर्माण करती है। इस नलिका के अंतिम भाग को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। दूरस्थ कुंडलित दिखाई दे रहा होगा, नलिका कहा जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। आगे ना बात समझ बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यह नलिका है जो कि बोमेन संपुट के निचले हिस्से से शुरू होती है और इसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्र करने वाली यानी पेशाब इकट्ठा करने वाली नलिका से जुड़ा रहता है और इसके प्रथम भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। एक तो ये हो गया समीपस्थ कुंडलित नलिका, पहला ही जो भाग आता है ना, पार्ट आता है, वो समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। क्लियर होगी बात? दैट्स क्लियर। बीच के भाग में यह नलिका हेयर पिन नुमा कुंडलित हैनले लूप, कौन से लूप का? हैनले लूप का निर्माण करती है। हैनले लूप का निर्माण करती है। इस नलिका के अंतिम भाग को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है और इस नलिका के अंतिम भाग को दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। बात आगे ना समझे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया इसका दूसरा भाग बच्चों, वृक्क नलिका। दूसरा भाग कौन सा हो गया? वृक्क नलिका, ठीक है ना। कि दूसरे पार्ट में वृक्क नलिका का अध्ययन किया कि किस प्रकार से ये काम करती है, क्या क्या इसमें बातें आती हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये समझ में आया होगा। इसी आशा और कामना के साथ मैं अगले वीडियो में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आने वाले वीडियो में अपने इसी के भाग नंबर 31 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 30 तक अपने आज अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। वीडियो बड़े नहीं बना सकते, आपको बताया था मैंने, क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है और अभी तो सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है जिसमें आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो स्टडी मटेरियल आधे घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इतना ही हम बनाने की कोशिश करते हैं तो ये गाइडलाइन में भी रहे। और अभी 1-2 दिन में नई गाइडलाइन जारी हुई जिसमें आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना सकते। तो ये वीडियो जो है वो अभी आपके सामने आया है, ये 30 नंबर भाग है। इसको आप अच्छे ढंग से तैयार करना, अगला भाग लेकर मैं आगे प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमें इस चीज़ का आप एहसास कराएंगे कि किस प्रकार आप आपके इस YouTube चैनल को शेयर कर रहे हैं ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके ताकि वो भी इस चीज़ का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सके। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना न भूलें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह बच्चों इसी प्रकार लगातार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।